प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा और प्लांट टिश्यू समाप्त होने के बाद एनिमल टिश्यू पर आए, जिसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और कुछ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ब्लड के रूप में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब यहाँ पर ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड के कारण ही हमारे शरीर में जो आवश्यक मटेरियल्स हैं, आवश्यक जो चीज़ें हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाती हैं। ये डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू को कनेक्ट करता है और असेंशियल मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का और अलग अलग ऑर्गन इसके द्वारा आपस में कनेक्ट रहते हैं। ब्लड से रिलेटेड डेली लाइफ एक्सपीरियंस हमें उसके फंक्शन और कंपोनेंट समझाने में हेल्प करते हैं। जो ब्लड है उसका हमारे शरीर के अंदर डेली लाइफ एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा योगदान है, उससे काफ़ी ये जुड़ा हुआ है। और इसके फंक्शंस की बात करें तो अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं और इस ब्लड में जो कंपोनेंट्स हैं इसके कई पार्ट्स हैं, जिसमें प्लाज्मा और रेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं। ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर इंजरी के बाद जो क्लॉटिंग होती है, तो कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब किसी पर्सन की स्किन पर एक स्मॉल कट लग जाता है तो वह जो इंजर्ड एरिया होता है, जिसमें चोट लगी हुई होती है, उससे रेड ब्लड बाहर निकलता है। कुछ टाइम बाद इंजरी वाली जगह पर क्लॉट, यानी जिसे हम हिंदी में थक्का कहते हैं, वो वहाँ पर जम जाता है। ये क्लॉट एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकने का काम करता है, यानी जो ज़्यादा ब्लड बहता है चोट लगने के बाद, उसको रोकने का काम करता है क्लॉट फॉर्मेशन की प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है, यानी चोट लगी हुई जगह पर एक्सेसिव ब्लड फ्लो को रोकना और उस पर क्लॉट बनना, इस प्रोसेस को क्लॉट फॉर्मेशन कहते हैं। ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं वो क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। प्लेटलेट्स इंजर्ड एरिया पर कलेक्ट होते हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करती हैं, जो इंजर्ड एरिया है, जहाँ पर चोट लगी है, वहाँ पर वो इकट्ठा होने लगती हैं और इकट्ठा होकर के वो जो बहते हुए ब्लड को रोकने का काम करते हैं। स्किन इन्फेक्शन और बॉडी रेस्पॉन्स। जब स्किन इन्फेक्टेड हो जाती है तो इन्फेक्टेड एरिया या तो लाल हो जाएगा, या उस पर सूजन आ जाएगी, या फिर वहाँ पे दर्द होगा। कभी कभी फीवर भी हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए इन्फेक्टेड एरिया पर इकट्ठी हो जाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स और दूसरे सब्सटेंस के इकट्ठे होने की वजह से इन्फ्लेमेशन और पस बन सकता है उस जगह पर। तो यहाँ पर जो वाइट ब्लड सेल्स है, इसका रोल बताया गया है। ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए कौन सी सेल्स जो हैं यूज होती हैं, वो हैं डब्ल्यूबीसी। क्लॉटिंग में कौन सी यूज होती हैं, वो होती हैं प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी के और दूसरे सब्सटेंस के इकट्ठे होने की वजह से वहाँ पर दर्द होता है और वहाँ पर पस बनने लगता है। इस तरह वाइट ब्लड सेल्स बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती हैं। एक्सरसाइज एंड इंक्रीज्ड ब्रीथिंग। एक्सरसाइज या रनिंग के दौरान बॉडी मसल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ब्रीथिंग फास्टर हो जाती है, सांस लेने की जो दर है वो तेज़ बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और उस ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जो सांस लेने की दर है, यानी ब्रीथिंग रेट है, वो बढ़ जाती है। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जो ब्लड है वो भी बहुत तेज़ी से फ्लो होने लगता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से, ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से फेस रेड दिख सकता है, जो चेहरा है वो लाल हो जाता है। ये शो करता है कि ब्लड कंटिन्यूसली, लगातार बॉडी टिश्यू की आवश्यकता के हिसाब से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू की तरह यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, उसके क्या क्या रोल्स हैं, तो यहाँ पर जो इस लाइन में दिखाया गया है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में इसका रोल होता है। रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स जो हैं, ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो आयरन से मिलकर बनता है और उसी के कारण जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन रिच प्रोटीन है
जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका मेन काम है लंग्स जो फेफड़े हैं उससे ऑक्सीजन को ले जाता है और बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाने का यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन करते हैं? आरबीसीज। रेड ब्लड सेल्स अक्सर 4 महीने तक सरवाइव करते हैं। 4 महीने का मतलब 120 दिन तक रेगुलरली नए सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं और 120 दिन के बाद सेल्स जो मर जाती हैं उसके बाद नई सेल्स बन जाती हैं। अब यहाँ पे हमने ब्लड पढ़ा जो कि कनेक्टिव टिश्यू था। ब्लड में क्लॉटिंग के बारे में पढ़ा, ब्लड की सेल्स के बारे में पढ़ा, ब्लड में क्या क्या होता है और ब्लड के दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर एक दूसरा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, बोन्स। बोन्स एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो सपोर्ट देने का काम करता है। बोन्स बॉडी के अंदर एक हार्ड फ्रेमवर्क बनाती हैं, एक ढांचा बनाती हैं जिसे स्केलेटन कहा जाता है। स्केलेटन हड्डियाँ मजबूती देने का काम करती हैं, सपोर्ट देने का काम करती है और प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। हड्डियों की वजह से हमारा जो शरीर है मजबूत है और सीधा खड़ा है और ये हमें हड्डियां प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती हैं। ये बॉडी की शेप को मेंटेन करती हैं। शेप का मतलब जैसे हमारे शोल्डर्स हैं या टांगे हैं या हमारी जो बॉडी की जो शेप है इनकी वजह से है। और डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अंदर रखे हुए जो भी लंग्स हैं, हार्ट है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ये सभी इनको प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। कौन करती हैं? बोन्स। जैसे स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल किसे कहते हैं? जो हमारे सिर पर एक कठोर आवरण होता है जो उसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है, तो ब्रेन की रक्षा करने का काम करता है स्कल। रिब केज जो हमारी पसलियां हैं वो एक पिंजरे जैसी संरचना बनाती हैं जिसे रिब केज कहते हैं। वो हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं दोनों, और वो भी हड्डियों से मिलकर बनते हैं। बोन्स में हड्डियों में रिजिड मैट्रिक्स होता है जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड होते हैं। यानी जो हमारी हड्डियां हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से मिलकर बनती हैं। ये मिनरल्स बोन को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस के कारण ही हमारी जो बोन्स हैं वो हार्ड होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब एक और कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड के अलावा और बोन्स के अलावा, यह कनेक्टिव टिश्यू फ्लेक्सिबल होता है, इसे कहते हैं हम कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉफ्ट होता है और जेली लाइक होता है, जैसा कि हड्डियों में नहीं होता। हड्डियों में रिजिड होता है, लेकिन कार्टिलेज जो है उनका मैट्रिक्स सॉफ्ट होता है और जेली लाइक होता है। इसी सॉफ्ट मैट्रिक्स की वजह से कार्टिलेज का जो नेचर है वो लचीला यानी फ्लेक्सिबल होता है। कार्टिलेज कई जगह हमारे जो शरीर में पाया जाता है, जैसे ईयर्स में, नोज में और जॉइंट्स में। कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है और कुशनिंग और शॉक एब्जॉर्प्शन यानी लचीलापन जो होता है। कुशनिंग जो एक लचीला नेचर है जिसके कारण चोट यदि लगती है, यदि गिरते हैं तो उससे एक कुशन तकिए का काम करता है, यानी कुछ नरम पार्ट जो हमें चोट से बचाता है। और शॉक को एब्जॉर्ब करता है, यानी गिरने पर चोट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जॉइंट्स में कार्टिलेज बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। जो हमारी हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और उन हड्डियों के बीच में जो फ्लेक्सिबल सब्सटेंस होता है उसे कार्टिलेज कहते हैं। ये मूवमेंट के दौरान डैमेज को प्रिवेंट करता है ताकि हड्डियां आपस में घिसे ना और उनको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उनके बीच में ये जो फ्लेक्सिबल सब्सटेंस है उनको बचाने का काम करता है और हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। जब कान या नाक को हम जेंटली प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो बेंड होकर फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। कान और नाक को जब हम दबाते हैं तो ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं क्योंकि उनमें कार्टिलेज होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है। अब कार्टिलेज से अलग ब्लड, बोन्स और कार्टिलेज, इनके अलावा एक और है कनेक्टिव टिश्यू जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है, उसे कहते हैं टेंडन्स। टेंडन्स स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो मसल्स को, मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ने का काम करते हैं। यदि हड्डी को हड्डी से जोड़ना हो, बोन्स को बोन से जोड़ना हो तो उसमें तो रोल रहता है कार्टिलेज का, लेकिन बोन्स को यदि मसल से जोड़ना है, टच करना है, तो उसमें टेंडन उसको, उन दोनों को आपस में जोड़ेगा। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो टेंडन्स बोन्स को पुल करते हैं, हड्डियों को खींचते हैं और मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। उदाहरण के लिए फिंगर्स की मूवमेंट की वजह से जो 4 आर्म मसल्स हैं उनमें मूवमेंट फील होती है क्योंकि टेंडन्स मसल्स और बोन को कनेक्ट करते हैं।
कहने का मतलब यदि हम उंगलियों को चलाते हैं या हाथ को चलाते हैं तो इसमें मसल्स का योगदान है, लेकिन मसल्स भी कब काम करेंगी, क्योंकि उंगली में और आर्म में क्या है, हड्डियां हैं, क्योंकि हड्डियां और मसल्स आपस में जुड़ी हुई हैं और वो जुड़ी हुई हैं टेंडन्स की वजह से, इसलिए ही मूवमेंट उनमें होता है। टेंडन्स टफ और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं जो पुलिंग फोर्स को विद स्टैंड करने के लिए डिजाइन होते हैं। एक बार यदि पुलिंग फोर्स लग जाती है तो उसको वापस उसी अवस्था में लाने के लिए टेंडन्स रोल प्ले करते हैं। अब लिगामेंट्स किसे कहते हैं? बोन को बोन से जोड़ने का काम जो करते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू करता है उसे लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं। ये जॉइंट्स पर प्रेजेंट होते हैं, जहां जॉइंट्स रहते हैं वहीं पर ये रहते हैं। लिगामेंट्स की वजह से स्टेबिलिटी आती है, सपोर्ट मिलती है और मूवमेंट पर कंट्रोल रहता है। ये जॉइंट्स की एक्सेसिव मूवमेंट को रोकते हैं, जॉइंट्स की जो ज़्यादा मूवमेंट है उसको रोकने का काम करते हैं और डिसलोकेशन के चांस को भी कम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई आदमी चेयर पर बैठकर लेग को अपवार्ड मूवमेंट करता है, ऊपर की तरफ उठाता है, तो नी जॉइंट मूवमेंट को एक सर्टेन लिमिट तक, यानी जो घुटनों वाला जॉइंट है उसको कुछ लिमिट तक ही अलाउ करता है ऊपर उठने के लिए, क्योंकि लिगामेंट्स एक्सेसिव मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। यदि उससे ऊपर मूवमेंट होती है तो उसी जॉइंट से पैर का टूटने का खतरा रहेगा, इसलिए लिगामेंट्स का काम है कि उसको मूवमेंट को लिमिट करना। लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ इलास्टिक भी होते हैं, ये कुछ लचीले भी होते हैं, इसलिए ये लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी को ही अलाउ करते हैं और साथ ही जॉइंट स्टेबिलिटी भी मेंटेन करते हैं। पिक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड यहाँ पे दिखाया गया है। कंपोनेंट्स में 55% जो है प्लाज्मा रहता है, टोटल वॉल्यूम का 55% जो कंपोनेंट है उसे प्लाज्मा कहते हैं। बाकी के 45% में जो उसका पार्ट है उसे कहते हैं फॉर्म एलिमेंट। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह आते हैं। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी दिखाई गई हैं। और सेकंड जो पिक्चर है 3.12, इसमें टाइप्स ऑफ बोन्स को दिखाया गया है। अलग अलग बोन्स हैं, जैसे कॉलर बोन हो गया और नी का हो गया और ये थाई में हो गया ह्यूमरस, और ये रेडियस और अल्ना रहती हैं, ये ह्यूमरस होती हैं, और ये ट्यूबिया और फाइबुला होती हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू जो हमने ऊपर करे हैं, चाहे ब्लड है या चाहे कार्टिलेज है, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, बोन्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस वैसे एक एक करके हमने उनके साथ पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे दोबारा से कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। ये बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं, सपोर्ट देते हैं और मजबूती भी शरीर को मिलती है जैसे हड्डियों से मिलती है। ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं, जैसे रिब केज हैं, जो पसलियां हैं वो हार्ट की रक्षा करती हैं। मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि पैरों की जो हड्डियां हैं और वो आपस में जुड़ जाती हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स और इन सब की मदद से मूवमेंट में भी हेल्प मिलती हैं। सब्सटेंस को सपोर्ट करने का भी काम होता है, जैसे ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का, और असेंशियल एलिमेंट्स का बॉडी के अंदर मूवमेंट ट्रांसपोर्ट करता है। इंजरी को भी प्रिवेंट करने का काम करता है। जब इंजरी लग जाती है तो जो ब्लड की प्लेटलेट्स है वहाँ पे क्लोटिंग बना करके उस इंजरी को भरने का काम करता है। डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, क्योंकि हर टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए स्पेशल होती है, यानी सभी टिश्यू का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है और उनका काम भी अलग अलग होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बॉडी। मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन। अब मूवमेंट की यदि बात करें तो दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। ह्यूमन बॉडी के हर दिन बहुत टाइप की मूवमेंट्स परफॉर्म करती हैं। जो ह्यूमन बॉडी है वो रोजाना मूवमेंट करती हैं, कई कई तरीके का मूवमेंट होता है। कुछ मूवमेंट हमारी इच्छा से और हमारी कॉन्शियस कंट्रोल के अकॉर्डिंग होती है। कहने का मतलब, यदि हमारी इच्छा करती है तभी वो मूवमेंट होता है, जैसे रनिंग करना, राइटिंग करना या किसी ऑब्जेक्ट को उठाना, लिफ्ट करना। ये मूवमेंट हम अपनी इच्छा से करते हैं। इन मूवमेंट्स को हम वॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा से होती हैं। वॉलंटरी मूवमेंट्स ब्रेन के कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर होती है, यानी इसमें ब्रेन का जो कॉन्शियस पावर है उसकी वजह से होती है। ये मूवमेंट स्केलेटल मसल्स के थ्रू परफॉर्म होती है। जो स्केलेटल मसल्स हैं हमारी, जो बोन्स से जुड़ी हुई है, हाथ पैर की जो मसल्स हैं, उनकी वजह से ये मूवमेंट हो पाता है। स्केलेटल मसल्स
स्केलेटन से अटैच होती हैं और बॉडी के अलग अलग पार्ट को मूव करने में भी हेल्प करती हैं। ये मसल्स जो होती हैं स्केलेटल मसल्स लॉन्ग होती हैं और सिलेंड्रिकल सेल के एक बंडल से बनी होती हैं, जिन्हें हम मसल फाइबर कहते हैं। मसल फाइबर जो होते हैं, जो मिलकर के स्केलेटल मसल्स बनाते हैं, इनमें ब्रांच नहीं होती, ये अनब्रांच्ड होते हैं और इनकी जो सेल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इनको मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और ये स्ट्रेटेड होते हैं। स्ट्रेटेड का मतलब है इनमें अल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड दिखाई देते हैं। जब इनकी स्ट्रक्चर को हम अध्ययन करते हैं तो इसमें कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, एक लाइंस दिखाई देती हैं, कभी डार्क बैंड होता है, कभी लाइट बैंड होता है, उन्हें कहते हैं हम स्ट्रेशंस। और स्ट्रेशंस इन पे प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। ये स्ट्रेशंस माइक्रोस्कोप के अंडर स्केलेटल मसल्स को पहचानने में मदद करती हैं। स्केलेटल मसल्स फास्ट और फोर्सफुल बॉडी मूवमेंट परफॉर्म करती हैं, यानी तेज और फोर्सफुल मूवमेंट जो हम काम करते हैं जिसमें जान ज़्यादा लगानी पड़ती है, उसमें स्केलेटल मसल्स का यूज होता है। अब वॉलंटरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सभी हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं और हम उनको अपनी इच्छा से करते हैं। अब कुछ मूवमेंट हमारी बॉडी के ऐसे रहते हैं जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते, उन्हें हम इनवॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। बॉडी की सभी मूवमेंट्स कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं होती, यानी हमारे ब्रेन के अंडर में सारी मूवमेंट्स नहीं होती। बहुत सी मूवमेंट्स ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप होती हैं, जो बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के ही होती रहती हैं हमारे शरीर के अंदर। ऐसी मूवमेंट को हम इनवॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि देखें तो इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड जाता है तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली होती है। और हमारा जो दिल धड़कता है, हार्ट यानी बीट करता है, वो भी हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती, वो अपने आप होती हैं। ये एक्टिविटी तब भी कंटिन्यू रहती हैं जब कोई आदमी सो रहा होता है, यानी वो अनकॉन्शियस हो, उसको होश ना हो। तो इस तरीके की जो मूवमेंट है उन्हें हम इनवॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट जिस प्रकार वॉलंटरी मूवमेंट में स्केलेटल मसल्स का योगदान है, यहाँ पर है स्मूथ मसल्स का योगदान। स्मूथ मसल्स बहुत सी इनवॉलंटरी मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये मसल्स स्टोमक में और इंटेस्टाइन में इनमें पाई जाती हैं। स्मूथ मसल सेल्स में स्पिंडल शेप्ड होती हैं। यदि इनकी शेप की बात करें तो स्पिंडल शेप इनकी होती है और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। इसमें जो न्यूक्लियस है वो एक ही पाया जाता है, जबकि स्ट्रेटेड मसल्स में वो मल्टी न्यूक्लिएट थी। ये नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, इनके सरफेस पर कोई भी स्ट्रेशंस पाई नहीं जाती, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इनके सरफेस पर लाइट और डार्क बैंड्स नहीं दिखाई देते। स्मूथ मसल्स स्लो और कंटिन्यूस मूवमेंट परफॉर्म करती हैं, यानी जो धीरे धीरे मूवमेंट होती हैं या लगातार मूवमेंट होती हैं उनमें ये हेल्प करती हैं। उदाहरण के लिए ये डाइजेशन के दौरान फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यानी स्टोमक में और इंटेस्टाइन में आगे धकेलने यानी पुश करने में हेल्प करती हैं। तो ये मूवमेंट जो है स्मूथ मसल सेल के कारण होता है। अब एक है कार्डियक मसल, ये भी इनवॉलंटरी मूवमेंट दिखाती हैं और कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ये केवल हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये मसल्स कंटिन्यूसली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। रिदमिक का मतलब एक के बाद एक, जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो कभी डायलेट या डायलेशन दिखाते हैं और कंस्ट्रिक्शन दिखाते हैं, यानी कभी सिकुड़ते हैं कभी फैलते हैं। तो ये रिदमिक मूवमेंट किसके कारण होता है? कार्डियक मसल्स के कारण होते हैं। कार्डियक मसल्स भी मसल्स फाइबर से मिलकर बनते हैं। ये मसल फाइबर सिलेंड्रिकल होते हैं, ये ब्रांच्ड भी होते हैं और ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और इनमें स्ट्रेशंस पाई जाती हैं। लेकिन इनमें कार्डियक मसल्स पूरी लाइफ लगातार बिना थके हुए, बिना टायर्ड के काम करती रहती हैं। इनकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हार्ट को लगातार ब्लड को पंप करने में हेल्प करती है। ये जो बार बार कॉन्ट्रैक्शन करते हैं अपने आप, तो इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसी रिदमिक एक्टिविटी की वजह से जो ब्लड है वो शरीर के दूसरे पार्ट में लंग्स से जाता रहता है। इस पिक्चर में यहाँ पर जो हमारी आर्म है, ये जो बोन्स है इसके चारों तरफ ये मसल्स हैं, ये मसल्स इस पर स्ट्रेशंस पाई जाती हैं, इसे हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये है स्टोमक, इसमें जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं और ये आपका हार्ट है, हार्ट में जो मसल्स पाई जाती हैं ये कार्डियक मसल्स हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार की मसल्स हो गई, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स यदि क्वेश्चन आता है तो स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। हाउ द बॉडी
सेंस, कम्युनिकेट एंड रेस्पॉन्ड। हमारी जो बॉडी है वो कैसे महसूस करती है किसी चीज़ को, और कैसे कम्युनिकेशन होता है, और कैसे वो रेस्पॉन्ड करती है। बॉडी एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज को सेंस कर सकती है, महसूस कर सकती है, और उसके प्रति रेस्पॉन्स भी दिखाती है। उदाहरण के लिए किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, किसी गर्म चीज़ को छूने पर, टच करने पर हैंड को तुरंत हटा लेना, ये क्या है, ये एक प्रकार का रेस्पॉन्स है जो हॉट ऑब्जेक्ट के प्रति दिखाया जाता है बॉडी का। बहुत पहले सीखे हुए सॉन्ग्स को लिरिक्स याद रहना, यानी कोई गाना सुना था और उसकी जो धुन है वो अब भी आपको याद है, ये सब एक्टिविटी नर्वस टिश्यू के कंट्रोल में रहती हैं। जो नर्वस टिश्यू है, जो ब्रेन है, ये सभी उनके कंट्रोल में रहती हैं। नर्वस टिश्यू बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। बॉडी हमारी जो कंट्रोल होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं, उसमें नर्वस टिश्यू का बहुत बड़ा योगदान है, जो नर्व सेल से मिलकर बनते हैं। ब्रेन में कंट्रोल सेंटर की तरह काम होता है। जो ब्रेन है वो एक कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है। ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी को, हमारी याददाश्त, मेमोरी, हमारी रेस्पॉन्स, प्रतिक्रियाएं और मूवमेंट को, इन सभी को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। मसल्स इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकती, ये नर्वस टिश्यू से इंस्ट्रक्शन लेती हैं पहले। ये नर्वस टिश्यू इनको आज्ञा देता है, इनको अलाउ करता है, मैसेज भेजता है, तब ही ये मसल्स काम कर पाती हैं। उदाहरण के लिए एक्सरसाइज के दौरान ब्रेन हार्ट को सिग्नल भेजता है कि वो फास्टर बीट करे ताकि बॉडी टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उस समय ब्रेन ऑटोमेटिक सिग्नल भेजता है हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पंपिंग करने के लिए, क्योंकि उस समय एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन की खपत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी पूर्ति के लिए उसको हार्ट की जो बीटिंग रेट है वो बढ़ानी पड़ती है। यहाँ पर जो ब्रेन में इसकी जो फंक्शनल यूनिट है जहाँ पे काम होता है नर्वस टिश्यू का, वो है नर्व सेल। नर्व सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। नर्व सेल में यहाँ पर एक सेल बॉडी होती है, उसके चारों तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहती हैं जिसे हम डेंड्राइट कहते हैं, जो सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। और यहाँ पर एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं, और इस सेल बॉडी में ये न्यूक्लियस होता है। और ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, ये नर्व सेल्स एक तरीके से चैन बनाती हैं, और डेंड्राइट और एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, और ये एक मैसेज को, एक सिग्नल को इधर उधर भेजने का काम करते हैं ताकि बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल हो सके। नर्वस टिश्यू के सेल्स को न्यूरॉन या नर्व सेल कहा जाता है, यानी नर्वस टिश्यू की जो फंक्शनल यूनिट है सबसे छोटी, वो है नर्व सेल्स। नर्व सेल से ही जो है काम शुरू होता है। न्यूरॉन स्पेशलाइज्ड होते हैं, मैसेज भी रिसीव ये करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी ये करते हैं, और सिग्नल को ट्रांसमिट भी न्यूरॉन यानी नर्व सेल करती हैं। हर न्यूरॉन में 3 मेजर पार्ट होते हैं। एक होती है सेल बॉडी, जैसा पहले मैंने पिक्चर में बताया था अभी, डेंड्राइट और एक्सॉन। सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये न्यूरॉन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जो डेंड्राइट होते हैं वो छोटी छोटी ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल को प्राप्त करती हैं, रिसीव करती हैं, और उन्हें सेल बॉडी तक लेकर जाती हैं। अब जो एक्सॉन है, एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर जैसी स्ट्रक्चर होती है, लंबी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये मैसेज को सेल बॉडी से दूर ले जाने का काम करती है। एक्सॉन का जो एंड है, इस जहाँ पे ये एक्सॉन खत्म होता है, वहाँ उसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल सिग्नल को किसी दूसरी सेल तक ट्रांसमिट करने का काम करता है, जो इससे अपनी पड़ोस वाली जो सेल उससे जो इससे जुड़ी हुई है। न्यूरॉन के थ्रू नर्वस सिस्टम बॉडी की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। तो नर्वस सिस्टम जो काम करता है वो न्यूरॉन के बेसिस पर ही करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पर हम बॉडी की स्ट्रक्चर देखते हैं, बोन्स का अरेंजमेंट देखते हैं, और वो किस तरीके से मसल्स से जुड़े हुए हैं। तो सबसे ऊपर देखते हैं यहाँ कार्टिलेज, जो सॉफ्ट और नरम पार्ट जो होता है, जो अपनी शेप को मेंटेन कर लेता है। और ये हैं बोन्स, जैसे रिब्स हो गई, ये बोन्स हैं। और यहाँ पे जो 2 हड्डियाँ जो जुड़ती हैं उसे कहते हैं जॉइंट। ये हड्डियों के ऊपर यानी बोन्स के ऊपर जो मसल्स सेल्स हैं, जो मसल्स सेल्स बनाती हैं मसल फाइबर, और मसल फाइबर मिलकर बनाते हैं मसल्स, ये मसल्स ऊपर रहती हैं। और ये हो गया टेंडन्स। टेंडन्स जो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। और ये हो गया लिगामेंट। टेंडन्स का काम क्या है? बोन्स को मसल से जोड़ने का।
टेंडन का काम है बोन को मसल से जोड़ने का, लेकिन एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम किसका है? लिगामेंट का। तो यहाँ पे मस्कुलो सिस्टम का आपका ये पिक्चर है। और अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में एक बोन्स रहती हैं, मसल्स रहती हैं, जॉइंट्स भी इसमें आएंगे, कार्टिलेज भी इसी में आएंगे, टेंडन्स भी इसी में आएंगे और लिगामेंट्स भी इसी में आएंगे। ये सभी मिलकर के मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। ये सभी चीज़ें मिलकर बॉडी को सपोर्ट, बॉडी के मूवमेंट में, बॉडी के पोस्चर में और बॉडी की प्रोटेक्शन में ये इसमें हेल्प करती हैं सभी मिलकर के। ये बॉडी को सीधा खड़ा करने में यानी अपराइट खड़े रहने में और अलग अलग तरीके की मूवमेंट को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में भी हेल्प करती हैं। रोल ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स इन द मूवमेंट। ये सभी मसल्स और टेंडन्स या फिर दूसरी चीज़ें जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में आती हैं, ये सभी नर्वस सिस्टम के ही कंट्रोल में काम करती हैं। नर्वस सिस्टम ही इनको आदेश देता है कि काम, ये आपको एक्टिविटी करनी है, ये आपको मूवमेंट दिखाना नहीं दिखाना। तो अब यहाँ पर मसल्स और टेंडन्स की मूवमेंट के बारे में देखते हैं। मसल्स बोन को पुल करके मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि खिंचाव जो बनता है वो मसल्स के कारण बनता है। मसल्स बोन से स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू अटैच होते हैं, जिन्हें हम टेंडन्स कहते हैं। मसल्स और बोन्स ये दोनों मिलकर के काम करती हैं, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ेंगी कैसे? ये दोनों आपस में तभी जुड़ सकती हैं जब इनके बीच में क्या हो? टेंडन्स। टेंडन्स क्या काम करते हैं? एक मसल्स को एक हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो टेंडन्स पुलिंग फोर्स को बोन तक ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। बिना पुलिंग फोर्स के कोई मसल्स या बोन्स काम नहीं कर सकती। मसल्स यदि कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पुलिंग फोर्स जनरेट होती है और वो पुलिंग फोर्स टेंडन्स के द्वारा ट्रांसमिट कर दी जाती है बोन्स को। तो रिजल्ट में जॉइंट पर मूवमेंट होती है, तो जॉइंट पर इसका असर देखने को मिलता है। सिर्फ बोन्स खुद से मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती बिना मसल्स के और बिना टेंडन्स के। तो मसल्स, टेंडन्स और बोन्स ये तीनों जब मिलकर के काम करती है तभी जाके मूवमेंट हो पाता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स टू बॉडी वेट। बोन्स का बॉडी वेट में क्या कंट्रीब्यूशन है? बोन्स बॉडी वेट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देती हैं। एक एवरेज यदि ह्यूमन की बात करें तो उसमें स्केलेटल टोटल बॉडी वेट का लगभग 12 से 15% बनाता है। यानी जो ढांचा है जो हड्डियों का वो लगभग 12 से 15% उसके वजन का एक आदमी का होता है। ये परसेंटेज एज, जेंडर और बॉडी कॉम्पोजिशन के हिसाब से घट सकती है या फिर बढ़ सकती है। बोन्स एंड मसल्स मास इन इंडिविजुअल्स। बोन्स और मसल्स के मास की बात करते हैं तो डिफरेंट इंडिविजुअल में बोन्स और मसल्स का जो वज़न होता है वो अलग अलग होता है। यदि एडल्ट में बात करें तो एडल्ट में आमतौर पर 40 से 50% यानी 40 to 50% मसल मास होता है, यानी इसमें मसल्स ज़्यादा होती हैं। एडल्ट फीमेल में 30 से 40% जो कुल वजन होता है वो मांसपेशियों की वजह से होता है। बोन मास यूजुअली एडल्ट में यदि हड्डियों के वजन की बात करें तो 12 से 15% के अराउंड होता है। बोन्स और मसल्स मास में जो डिफरेंस है ये क्यों आता है? जेनेटिक्स की वजह से भी आ सकता है, न्यूट्रिशन की वजह से भी आ सकता है, या फिर एक्सरसाइज की वजह से, या आयु की वजह से, या फिर लाइफ स्टाइल की वजह से भी आ सकता है। बोन्स और मसल्स दोनों ओवरऑल बॉडी वेट और बॉडी स्ट्रेंथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देते हैं। यानी बॉडी वेट में और बॉडी की मजबूती में बोन्स का और मसल्स का ही योगदान होता है। अब मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम इन एक्शन अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग तरीके की मूवमेंट्स परफॉर्म करती हैं। कुछ बॉडी पार्ट बहुत डायरेक्शन में फ्री मूव कर सकती हैं, जबकि कुछ लिमिटेड डायरेक्शन में ही मूवमेंट दिखा सकती हैं। यानी हमारा जो बॉडी पार्ट है ये हर तरीके का मूवमेंट नहीं दिखा सकता। हर एक पार्ट, सबका अपना अपना मूवमेंट होता है जो निश्चित होता है। जैसे यदि कंधे में, शोल्डर में बहुत डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। जैसे हमारा जो कंधा है उसका जो मूवमेंट है, उसका हाथ का मूवमेंट ऊपर नीचे आप कहीं भी कर सकते हो। जैसे एक क्रिकेटर जो है वो बॉल फेंकता है, तो बॉल फेंकता है तो हाथ को पूरा 180 डिग्री पे घुमा सकता है। लेकिन कोहनी की यदि बात करें, एल्बो में केवल एक ही डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो होता है, और वो यदि उस दूसरी डायरेक्शन में करते हैं तो वहाँ से जॉइंट
यदि टूटने का भी खतरा हो सकता है। फिंगर्स और टोज जो रहते हैं उनका जो बेंडिंग मूवमेंट है वो भी एक लिमिटेड होता है। ये डिफरेंस इसलिए होते हैं क्योंकि बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सभी जॉइंट्स की वजह से होता है। अब जॉइंट्स क्या हैं? बोन्स यानी हड्डियों के बीच में जो जंक्शन होता है, जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ती हैं, उस जगह को जॉइंट कहते हैं। जॉइंट वो जगह होती है जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं। जॉइंट्स हड्डियों के बीच में मूवमेंट को रोकने का काम करती हैं, उसे कंट्रोल करने का काम करती हैं। लेकिन जॉइंट खुद मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करती। एक्चुअल मूवमेंट मसल्स के कारण होता है। जॉइंट्स के कारण मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट होता है मसल्स के कारण। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके टेंडन के द्वारा हड्डियों को खींचती हैं, यानी मांसपेशी जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो टेंडन्स के माध्यम से हड्डियों को खींचने का काम करती हैं, तब जॉइंट्स पर मूवमेंट दिखाई देती हैं। अलग अलग तरीके के जॉइंट्स बॉडी में अलग अलग तरीके के मूवमेंट दिखाते हैं, तो हर जॉइंट अलग अलग तरीके का मूवमेंट दिखाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर पिक्चर दिखा रखी है जो जॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पर है फिक्स्ड जॉइंट, जो फिक्स रहता है जॉइंट, ये कभी मूवमेंट नहीं दिखाता। जैसे मानव की जो खोपड़ी है, स्कल है, उसमें जो हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं वो कभी भी मूवमेंट नहीं दिखाती, इसलिए ये फिक्स्ड जॉइंट मानी जाती हैं। गर्दन में जो जॉइंट है ये पाइवेट जॉइंट है। इसको आप गर्दन को घुमा सकते हैं इधर उधर, हाँ या ना करने में भी, और इधर और उधर मतलब डायरेक्शन दिखाने में भी ये हेल्प करती हैं। ये पाइवेट जॉइंट है। और कंधे में यदि बात करें और हिप्स में यदि बात करें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर पाया जाता है। एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है और एक सॉकेट जैसे इसमें लगता है, तो इस तरीके से होता है। हिंज जॉइंट जो है ये एल्बो में और नी में, तो कोहनी में और घुटने में जो पाया जाता है ये नी जॉइंट होता है। ये जैसे एक दरवाज़ा या डोर जो रहता है उसमें जो मूवमेंट होता है वो एक लिमिटेड उस तक होता है, यदि इससे आगे जाता है तो वो टूटने का खतरा रहता है। तो ये यहाँ पे हिंज जॉइंट। तो 3.16 जो पिक्चर है ये आपके जॉइंट्स के टाइप्स को बताती हैं। अब एक एक करके इनके जॉइंट्स को देखते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। शोल्डर जॉइंट, जो कंधे में जो जॉइंट्स है वो आर्म को बहुत डायरेक्शन में बहुत फ्रीली मूव करने की परमिशन देता है, क्योंकि उसमें एक बॉल गोल जो रहती है वो चारों तरफ घूमने का काम करती है। इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि अपर आर्म बोन्स का जो राउंडेड अपर पार्ट है शोल्डर के बोन के एक शैलो होलो यानी एक होलो में ये फिट होता है, क्योंकि ये गोल होता है। ये अरेंजमेंट मिलकर के एक बॉल और सॉकेट जॉइंट बनाता है। कॉलर बोन के साथ मिलकर शोल्डर और शोल्डर गर्डल बनाता है, जो आर्म को बॉडी के मेन स्केलेटल से कनेक्ट करता है। यानी यहाँ पर कॉलर बोन्स जो है वो भी शोल्डर गर्डल के पास जुड़ी रहती है और ये स्केलेटल से कनेक्ट होती रहे। इस टाइप का जॉइंट्स आर्म को अलग अलग तरीके की मूवमेंट करने देता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे आर्म को आगे पीछे या साइड में या फिर सर्कुलर मोशन में, जैसे क्रिकेटर बॉलिंग करते समय करते हैं। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम अपने आर्म को आसानी से रोटेट कर पाते हैं और थ्रो, किसी चीज़ को फेंकना, लिफ्ट करना या तैरना, तो ये जो काम है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के कारण ही संभव हो पाते हैं। अब आता है हिंज जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के अपोजिट एल्बो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है। कोहनी में केवल एक तरीके का मूवमेंट दिखाई देता है। ये बिल्कुल दूर हिंज जॉइंट की तरह बेंड और स्ट्रेटन होता है। जैसे डोर में, एक दरवाजे में जिस तरीके का जॉइंट पाया जाता है उसी तरीके से ये काम करता है। इसी वजह से इस टाइप के जॉइंट को हिंज जॉइंट कहा जाता है। एक सिमिलर हिंज जॉइंट नी में भी, घुटने में भी प्रेजेंट होता है। नी जॉइंट लेग को बेंड और स्ट्रेटन करने में हेल्प करता है, यानी पैर को बेंड करने में और सीधा करने में हेल्प करता है। नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटी सी हड्डी और उसके पास रहती है जिसे हम नी कैप कहते हैं। नी कैप ये जॉइंट को इंजरी से बचाती है, चोट लगने से बचाती है और मूवमेंट के टाइम पे भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। एक है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट, जब हम अपना सिर साइड टू साइड मूव करते हैं या फिर किसी को ना बोलते हैं या फिर किसी को हाँ बोलते हैं, तो ये मूवमेंट पाइवट जॉइंट की वजह से पॉसिबल हो पाती है। स्कल बैकबोन से पाइवट जॉइंट, जो स्कल बैकबोन है उससे पाइवट जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड
होता है। पाइवेट जॉइंट रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करता है, यानी गर्दन को रोटेट करने में भी हेल्प करता है। ये कुछ हद तक एक डोर नॉब की तरह काम करता है जो अपनी सॉकेट में रोटेट होता है। जैसे एक दरवाज़ा है वो जैसे अपनी सॉकेट में उसमें रोटेट होता है, तो इसी प्रकार ये होता है। इसी जॉइंट की वजह से जो सिर है वो फ्रीली साइड टू साइड मूव कर सकता है। अब है फिक्स्ड जॉइंट। स्कल जो है, खोपड़ी जो है, वो हार्ड फ्लैट बोन से बनी होती है। फ्लैट बोन्स रहती हैं, वो हार्ड रहती हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जॉइन होती हैं। ये हड्डियां इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे ब्रेन को या आँख को, कान को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। स्कल की बोन्स जो होती हैं वो फिक्स्ड जॉइंट के कारण वो कनेक्ट होती हैं। फिक्स्ड जॉइंट में बोन्स मूव नहीं कर सकती, ये मूव नहीं कर सकती। इस तरीके का अरेंजमेंट ब्रेन को सेफ, सुरक्षित रखता है और प्रोटेक्टेड रखता है, चाहे बॉडी मूव ही क्यों ना करे। पूरी बॉडी तो मूव करेगी लेकिन ये जॉइंट्स मूव नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या रखा हुआ है, ब्रेन। अब बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की, जिसमें हड्डियों का पूरा ढांचा आता है। स्केलेटल सिस्टम बॉडी के अंदर प्रेजेंट हड्डियों का एक जाल होता है, फ्रेमवर्क होता है। ये बॉडी को मजबूती देता है, शेप देता है और सपोर्ट देने का काम करता है, और अंदर रखे हुए डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है, जैसे हार्ट को, लंग्स को और इंटेस्टाइन को, आई को। ये सभी स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। स्केलेटल सिस्टम में स्कल यानी जो खोपड़ी है, वर्टिब्रल कॉलम यानी जो रीढ़ की हड्डी है, रिब्स जो पसलियां हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट इसके होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन भी कहते हैं। स्कल के नीचे से यानी बेस से एक फ्लेक्सिबल कॉलम निकलता है जिसे बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इसे स्पाइन भी कहते हैं। बैकबोन बहुत सी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें वर्टिब्री कहा जाता है। ये वर्टिब्री बॉडी को सपोर्ट देती हैं और हमें सीधा खड़े रहने में हमारी हेल्प करती हैं। हर वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज की बनी हुई एक डिस्क होती है। ये डिस्क एक कुशन की तरह, एक तकिए की तरह काम करती हैं और बोन्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, रगड़न है, उसको कम करने का काम करती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, लचीलापन भी ये देने का काम करती है, जिससे हम झुक सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, ट्विस्ट मुड़ सकते हैं बिना स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज किए हुए। स्पाइनल कॉर्ड्स इसके अंदर होती है, बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। रिब केज किसे कहते हैं? रिब केज पसलियों का जो पिंजरा है। चेस्ट के नीचे जो बोन्स फील होती हैं, छाती में जो बोन्स हड्डियां जो फील होती हैं, उन्हें रिब्स कहा जाता है। आदमी में 12 पेयर रिब्स होते हैं। ये सब मिलकर रिब केज बनाते हैं। रिब केज एक प्रोटेक्टिव केज की तरह काम करती है। जो रिब केज है, जो रिब्स जो पिंजरा है एक तरीके का, जो लंग्स के ऊपर है, ये एक प्रोटेक्टिव केज की तरह काम करती है जो हार्ट को और लंग्स को रक्षा करती है। ये स्ट्रॉन्ग बोन के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होती हैं, लचीली भी ये होती हैं, ताकि ब्रीथिंग के टाइम पे जब आप सांस लें तो वो मूव कर सकें, ऊपर नीचे हो सकें। रिब्स बैक साइड में बैकबोन से, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं, और आगे की तरफ यानी फ्रंट साइड में ये ब्रीस्ट बोन या फिर स्टर्नम, ब्रीस्ट बोन को कहते हैं स्टर्नम, जो आगे वाली हड्डी होती है जहाँ पे रिब्स जुड़ती हैं, उनसे ये अटैच होती हैं। इन्हें फ्लेक्सिबल कार्टिलेज जॉइन करता है। इनके बीच बीच में फ्लेक्सिबल कार्टिलेज पाया जाता है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से रिब केज ब्रीथिंग के टाइम पे फैल सकता है। जब सांस लेते हैं तो एक्सपेंड हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जब रिब केज एक्सपेंड होता है यानी फैलता है तो चेस्ट एक्टिविटी में ज़्यादा स्पेस बन जाता है और एयर लंग्स के अंदर जाती है। जो लंग्स के अंदर हवा चली जाती है जब सांस हम खींचते हैं और पसलियाँ हमारी ऊपर आ जाती हैं, तब रिब केज कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब एयर लंग्स से बाहर निकल जाती है। यानी रिब केज यदि एक्सपेंड हो रहा है तो लंग्स के अंदर हवा चली जाती है, यदि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रिब केज तो लंग्स से हवा जो है वो बाहर निकल जाती है। रिब्स में यानी पसलियों में इंजरी होने पर, चोट लगने पर जो ब्रीथिंग है वो पेनफुल हो जाता है या फिर बहुत कठिन हो जाता है सांस लेना, क्योंकि रिब केज की मूवमेंट अफेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं स्टेम सेल्स की। बोन्स यानी हड्डियों के अंदर एक सॉफ्ट नरम टिश्यू होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं।
बोन मैरो में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स लगातार डिवाइड कर सकती हैं और नई नई सेल्स बना सकती हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्थी पर्सन के स्टेम सेल्स को ल्यूकेमिया या थैलेसीमिया जैसे ब्लड डिसीज से सफरिंग पेशेंट में ट्रांसप्लांट किया जाता है। कहने का मतलब जिस आदमी को ल्यूकेमिया या थैलेसीमिया जैसी बीमारी है तो उस पेशेंट में, उस मरीज में स्टेम सेल्स को एक हेल्थी पर्सन से निकाल करके उस मरीज में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये डैमेज्ड या फिर अनहेल्थी ब्लड फॉर्मिंग सेल्स को रिप्लेस करने में हेल्प करता है। कहने का मतलब जो बीमार आदमी होता है, पेशेंट होता है जिसमें ल्यूकेमिया या थैलेसीमिया जैसी बीमारी होती है, उसमें जो नई नई सेल्स नहीं बनती तो उनकी जगह पर उसमें एक हेल्थी पर्सन से बोन मैरो सेल्स को उसमें डाल दिया जाता है और वो फिर काम करने लगती हैं, ब्लड सेल्स को बनाने लगती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन हेल्थी बॉडी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिसर्च ने दिखाया है कि योगा फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चर और ब्रीथिंग को सुधारने में हेल्प करती है। ये स्ट्रेस को भी कम करती है, तनाव यानी टेंशन को भी कम करती है और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है और कुछ डिसीज जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं उनको भी ये कम करने का काम करती हैं। हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है ताकि हेल्थ और वेलबींग के लिए योगा की इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। करेक्ट पोस्चर, प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी अच्छा पोस्चर बॉडी का और प्रॉपर न्यूट्रिशन और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और योगा हड्डियों को स्ट्रॉन्ग और मसल्स को हेल्थी और जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखने में हेल्प करते हैं और बॉडी को स्टिफनेस यानी अकड़न से बचाते हैं। फ्रॉम वन सेल टू ऑर्गेनिज्म एक प्रोसेस है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या है? एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म का बनना। 1958 में एक साइंटिस्ट हुए हैं FC स्टीवार्ड। उन्होंने प्लांट सेल की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाया। उन्होंने दिखाया कि कैरेट के वेस्कुलर फ्लोएम टिश्यू का एक सिंगल सेल भी कंप्लीट प्लांट में डेवलप होने की क्षमता रखता है। मतलब जो बिना बीज के एक सेल से ही एक कंप्लीट प्लांट बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने और उनकी टीम ने कैरेट प्लांट के फ्लोएम सेल्स का यूज करके एक एक्सपेरिमेंट किया, यानी फ्लोएम सेल्स लेकर के उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। इन सेल्स को एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में ग्रो किया गया। उसको एक ऐसे मीडियम में रख दिया गया जिसमें न्यूट्रिएंट रिच अमाउंट में थे। उसमें ग्रो कराया गया जिसमें सिंपल शुगर और प्लांट हार्मोन प्रेजेंट थे और प्रॉपर कंडीशन मेंटेन की गई, टेम्परेचर इत्यादि। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि फ्लोएम सेल्स डिवाइड करने लगी और उन्होंने एक मास बना दिया, एक गुच्छा बना दिया सेल्स का। बाद में ये सेल्स और डिवाइड करने लगे और डिवाइड होने पर फिर इनमें रूट्स, शूट्स यानी जड़ और तने और फाइनली एक कंप्लीट प्लांट इसमें बन गया। वो जो मास ऑफ सेल्स था वो डिफ्रेंशिएट होते चले गए और उनमें रूट और शूट डेवलप होने लगे। इस एक्सपेरिमेंट ने सिद्ध किया कि मैच्योर प्लांट सेल दोबारा डिवाइड करने की एबिलिटी रखती है। शुरू में स्पेशलाइज्ड फ्लोएम सेल अपनी स्पेशलाइज्ड नेचर लॉस करके अनस्पेशलाइज्ड डिवाइडिंग सेल्स बन गई। इस प्रोसेस को डी डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। कहने का मतलब जो फ्लोएम सेल्स थी जिनका एक स्पेशल फंक्शन था, उन्होंने अपनी वो प्रॉपर्टी खो दी और उस प्रॉपर्टी को खोने के बाद वो एक डिवाइडिंग सेल्स में कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रोसेस को डी डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। जब इन सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट और ग्रोथ सब्सटेंस दिए गए तब ये दोबारा से डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन में स्पेशलाइज्ड हो गए। कहने का मतलब डी डिफ्रेंशिएशन के बाद जब इन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया और फिर दोबारा से इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट और ग्रोथ सब्सटेंस दिए गए तो ये फिर दोबारा से एक टिश्यू और ऑर्गन में स्पेशल बन गए। इस प्रोसेस को रीडिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। एक सिंगल सेल की एबिलिटी वो डिवाइड होकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दे, इस एबिलिटी को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। जिन सेल्स में ये एबिलिटी होती है उन सेल्स को टोटीपोटेंट
सेल कहते हैं। ये प्रॉपर्टी एनिमल के जाइगोट की तरह होती है जो डिवाइड होकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है क्राउन गॉल डिसीज और जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लांट साइंटिस्ट ने प्लांट के अंदर एक डिसीज का पता लगाया जिसे क्राउन गॉल डिसीज कहा जाता है। इस डिसीज में तने पर ट्यूमर जैसे स्वेलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। ट्यूमर जैसी यानी गांठ जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है क्योंकि सेल्स रैपिडली बहुत तेज़ी से और कंट्रोलेबली डिवाइड करती रहती हैं। अनलिमिटेड वो डिवाइड करती हैं और वो एक ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये डिसीज एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। सिर्फ डिसीज को इलाज करने की जगह साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि ये बैक्टीरियम अपना जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल में कैसे ट्रांसफ़र करता है। बाद में ये नॉलेज प्लांट टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हुई। आज एग्रोबैक्टीरियम को एक बायोलॉजिकल टूल की तरह यूज किया जा रहा है और यूजफुल जीन्स को, जो अच्छे जीन्स हैं, उनको प्लांट्स में इंसर्ट कराया जा रहा है। इससे इम्प्रूव क्रॉप की, अच्छी नस्ल की वैरायटी के और डिसीज रेजिस्टेंस, जिसको आसानी से बीमारी ना लगे, इस तरीके के प्लांट्स और वैल्यूएबल प्लांट्स, केमिकल्स और फाइटोकेमिकल्स, इस ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इनसे तैयार की जा रही हैं इस तरीके की टेक्निक से। कहने का मतलब एग्रोबैक्टीरियम के जीन्स की वजह से अच्छी वैरायटी के प्लांट्स तैयार किए जा रहे हैं और प्लांट से प्राप्त होने वाले कुछ दूसरे केमिकल्स और फाइटोकेमिकल्स भी तैयार किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें।